फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं। जैसे कि मैं कल ही वीडियो अपलोड किया था कि सीटेट अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस निकाला हुआ है, जो ये बताया हुआ है कि एग्ज़ाम जो होगा वो आपका दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। यानी उसका ट्रेंड ही बन गया है कि एक ही बार एग्ज़ाम हो। और अभी हाल फिलहाल में जो है रीट का एग्ज़ाम 23 और 24 जुलाई को है। तो जिसके लिए मैं साइंस पेपर का तैयारी करा रहा था, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे थे, जिसमें 2015 और 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर मैं करा चुका हूँ। उसी सीरीज़ को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। रीट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 2017 का पेपर करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके सिलेबस से होंगे और 20 कंटेंट से 20 क्वेश्चन सिलेबस से और 10 क्वेश्चन पेडागोजी से। तो उन दोनों को हम लोग इसमें देखेंगे। इस सीरीज़ में कम से कम 30, एक बार में 30 क्वेश्चन तो हो ही रहे हैं। जैसे साइंस में 30 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर आपके पेडागोजी से आते हैं और 20 नंबर आपके 10 नंबर आपके पेडागोजी से और 20 नंबर आपके कंटेंट से आते हैं। तो आपका अपना चैनल आरपी स्टेट पॉइंट में स्वागत है। मैं आर के पाल आपका आरपी स्टेट पॉइंट में स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो चलिए आप बिना देरी करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि विच इज इंस्ट्रक्टिव पार्ट, विच इज इंस्टिकेवियरभोरस प्लांट कैस्कूटा अल्ट्रा अल्ट्रालसिया मोनोट्रोपा और फेंसा। एक कीटहारी पौधे पादप में कौन से होते हैं। लिखा है कीटहारी पौधे पादप में कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कुस्कुता, दूसरा दिया यूट्रिकलेरिया, तीसरा दिया मोनोट्रोपो, चौथा दिया है ओरोबेनेकी। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो होगा स्टिक्रोलिया। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा यूटोक्रोलिया। इसका राइट आंसर हमारा यूटोक्रोलिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच इज अ प्लानेट। क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज रेड प्लानेट इन सोलर सिस्टम। मरकरी, वीनस, मार्स, सैटर्न। कह रहा है कि सौर मंडल का लाल ग्रह सबसे कौन सा है। बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो आप जानते हैं कि मंगल को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे मार्स जो होता है, मार्स को हम लोग क्या कहते हैं, मार्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, मार्स। यहाँ मार्स जो होगा ना, मार्स हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। मार्स को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट। किस कोशिका में क्रिस्टी पाई जाती है। देखिए हरित लवक, अंतःप्रद्रव्यजालिका, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जिकाय। ये तीनों चीज़ हुआ है। तो आप जानते हैं कि क्रिस्टी जो पाया जाएगा वो किस में पाया जाएगा, तो वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। क्रिस्टी जो पाया जाता है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अंग्रेजी वाला में ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है।
चौथा क्वेश्चन है कि DOTS का शॉर्ट फॉर्म क्या है। DOTS का शॉर्ट फॉर्म क्या है या किसका लघु स्वरूप है। तो इसमें लिखा हुआ है प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार लघुपथ, प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार योजना, दूरस्थ प्रेक्षित उपचार योजना, दूरस्थ प्रेक्षित उपचार कार्यक्रम। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो होगा वो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रचारित उपचार योजना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो कह रहा है कि विच फूड ग्रुप इज रिच इन एनर्जी इन टर्म ऑफ किलो प्रति सेल ग्राम, जनरल मिलेट एंड पल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, एग मीट एंड फिशेस, ऑयल एंड फैट एंड नॉट। कौन सा भोजन समूह कैलोरी प्रति ग्राम, कौन सा भोजन समूह कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है। इसमें दिया अनाज, मिलेट व दालें, सब्जियां एवं फल, दूध मांस, मछली एवं तिलहन और तेल, वसा, ढेर फल इत्यादि। तो इसमें कैलोरी वाला जो चीज़ बोल रहा है कि कैलोरी युक्त जो होते हैं वो कौन ग्राम पर ऊर्जा प्रचुरतम है, कौन सा भोजन समूह। तो कैलोरी ज़्यादा से ज़्यादा किस में मिलेगा आप खुद देख सकते हैं। मिलेट एवं दालें अनाज में, इसमें उतना संभव नहीं है। सब्जियां एवं फल में आपको विटामिन और प्रोटीन्स इत्यादि मिल जाते हैं। दाल में भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, ये मिल जाते हैं। दूध एवं दूध उत्पाद, मांस एवं मछलियाँ में अगर हम देखते हैं तो इसमें हमको प्रचुर मात्रा में कैलोरी मिल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर सही आंसर जो होगा आंसर नंबर सी होगा। सी विल बी द राइट आंसर, यानी इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, सी आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ल्यूटिनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह एक तंत्रिका हार्मोन है या ग्राफी पुटक से स्रावित होता है। यहाँ पे पूछा है यह एक तंत्रिका कौन है, यह ग्राफी पुटक से स्रावित होता है। ये फिर के साथ संकल्प नहीं, नॉट वाला पूछ दिया तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा ऑप्शन जो दिया है सही है पूछा है, तो ये गलत हो जाएगा। ग्राफी पुटिका से स्रावित होता है, नहीं, ये ग्राफी पुटिका से स्रावित नहीं होता। और एक तंत्रिका हार्मोन भी नहीं है। ये एक्चुअली जो होता है ना, ये लीडिंग कोशिका को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन, यानी पुरुष जो होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो निर्माण होता है, रिलीज होता है, वो मेल में होता है, नर में होता है। तो लीडिंग कोशिका के माध्यम से ही होता है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच एकांतर की कार्यनीति कहलाती है। द स्ट्रेटजी ऑफ लिखा हुआ है कि द स्ट्रेटजी ऑफ अल्टरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज पॉलीमर पैथोजेनियस हेटेरोजेनियस एपोमिक्स। लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के एकांतर कार्यनीति कहलाती है बहुभुरता, अनिश्चित जनन, असंगत जनन और विषम युग्मन। ये देखिए एक लिंगी, यहाँ पे एकांतरण लिखा है, एकांतरण कार्यनीति करता है, कार्यनीति करता है लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच। तो ये हमारा आंसर जो होता है वो होता है असंगत जनन। हमारा राइट आंसर जो होगा वो असंगत जनन होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन दिया है कि एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज पूछ रहा है यहाँ पे, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच और फिर आपका दिया है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो आप जानते होंगे कि ये रॉबर्ट कोच जो थे, रॉबर्ट हुक जो थे ये सेल का खोज किए थे। रॉबर्ट कोच जो थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे ये आपका खोज किए थे किस चीज़ का,
एडवर्ड जेनर जो, एक मिनट, इसमें हम आंसर ही जानते हैं। सबसे आंसर हमारा जो होगा वो पेंसिलिन की खोज जो किए थे वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर से रिलेटेड ये चीज़ है कि मैग्नेटिक आई कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, ऑप्टिकल मार्क रेडियन और विजुअल डिस्प्ले यूनिट। पूछ रहा है कि इसमें निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण रीट में एक कंप्यूटर से क्वेश्चन ज़रूर करता है। तो ये पूछ रहा है कि आउटपुट कौन है और बाहर वाला कौन चीज़ है। तो बाहर वाला जो चीज़ होता है उसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कृत्रिम रेशा डेक्रॉन बनाने में कौन सा प्रयुक्त है। मोनोमर्स यूज टू प्रिपेयर आर्टिफिशियल फाइबर। डेक्रॉन इज इथाइल ग्लूकाइल एंड एक्रिलिक, इथाइल ग्लूकोल एंड विनकल क्लोराइड, इथाइल ग्लूकाइल एंड ट्रेफल एसिड और इथाइल ग्लूकोल एंड एसिलेशन। कृत्रिम रेशा डेक्रॉन बनाने में एक प्रयुक्त है एथिलीन ग्लाइकल तथा एक्रोलाइन, एथिलीन ग्लाइकल तथा विनाइल, एथिलीन ग्लाइकल तथा ट्रिपाइलेट, एथिलीन ग्लाइकल तथा एस्टेरोनाइल्टिल। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। राइट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड इज। अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र हमारा होता है NH4n3। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन ग्रीन हाउस गैस। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन हरित गृह गैस है। निम्न में से कौन हरित गृह गैस है। नाइट्रोजन तो होगा नहीं, ये राइजोबियम फिक्सन का काम करता है। हाइड्रोजन भी नहीं होगा और ऑक्सीजन भी नहीं होगा। ऑक्सीजन हमको मिलता है, हम इसी की वजह से हम लोग जीवित रहते हैं। ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करके पेड़ पौधे इसका उपयोग अपने भोजन में करते हैं। ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं। और हाइड्रोजन भी ये होता है। और बोला है कि इसमें कौन सा हरित गृह गैस है। तो इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है यही क्या होता है, हरित गृह गैस होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इन दिखा ऑप्शन कटे 0.75 द्रव्यमान के एक पिंड छंद से तक दूरी के लदा हुआ है। दूरी पिंड पर कितना बल लगेगा। तो इसका राइट आंसर हमारा जो होगा 6.859। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का संचरण होता है अनुप्रस्थ अपगामी तरंग रूप में, अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग रूप में, अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग रूप में और कर्ष रूप में। इसमें इंग्लिश इसका देखते हैं तो लिखा है साउंड ट्रांसमिशन टेक्स्ट फ्लैशेस, स्टेशनरी ट्रांसपेरेंट वेव, प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव, प्रोग्रेसिव इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव, प्रैक्टिकल फॉर्म। तो आप जानते हैं कि ये ध्वनि जो होता है एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो इसका आंसर हमारा जो होगा राइट ऑप्शन हमारा सी होगा। राइट ऑप्शन हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 जो है कह रहा है कि एक समतल दर्पण में 2 मीटर की ऊंचाई वस्तु की पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी। व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ ए प्लेन मिरर टू गेट फुल इमेज ऑन ऑब्जेक्ट 2 मीटर हाइट। तो इसमें देखिए समतल दर्पण एक हो गया आपका। समतल दर्पण आपका ऐसे होता है, इस तरह से समतल दर्पण आपका सीधे होता है। समतल दर्पण आपका जो होता है इस तरह से सीधा होता है। समतल दर्पण जिसको हम लोग दीवार पर चिपकाते हैं। तो इसका हाइट दिया है 2 मीटर, दिया है। तो जब भी हम लोग किसी भी नीचे से अगर वस्तु को देखते हैं तो हमें क्या कर बनेगा, वो जितनी भी वस्तु की ऊंचाई रहेगी ना वो उसकी आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है, हाफ तक हमको दिखाई देती है, हाफ हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
इसका राइट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू 4.2 कैलोरी कैल्शियम, 4.2 कैलोरी, 1.42 कैलोरी, 1.42 कैलोरी। आकर कि 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है, आप यहाँ पर देख लेंगे। 1 किलो कैलोरी बराबर इतना होता है 4184 4184। तो ये पूछ रहा है कि 1 जूल किसके तुल्य होता है। तो 1 जूल देखिए, ये पहले ही हाफ दे दिया 1/4 1/4, तो ये तो होगा नहीं। हमारा आंसर राइट आंसर जो हो जाएगा वो होता है 4.2 किलो जूल। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो हो जाएगा सही, 4.2 किलो कैलोरी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तेजी में देखेंगे कि निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है। निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है। देयर विच ऑफ द फ्लोइंग टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। इसमें रेडॉन सबसे, देखिए आपको पता है कि जब भी हम लोग टेम्परेचर देखते हैं तो नहीं तो फ़ारेनहाइट, नहीं तो सेल्सियस, नहीं तो केल्विन में। यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा राइट ऑप्शन वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन, कि इरेडॉन में दिया है, इरेडियम में दिया है, ये होता नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 चलिए देखेंगे। एक दौरान कहते हुए सड़क निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थित ऊर्जा न्यूनतम है। नहीं, ये तो होगा नहीं। अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थित ऊर्जा अधिकतम है। माध्य अवस्था में गतिज ऊर्जा न्यूनतम है। माध्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा बी हो गया। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर अब 21 देखेंगे। यहाँ से पेडागोजी स्टार्ट होता है। कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन मैनली कंसर्न विथ नॉलेज एप्लीकेशन वैल्यू कॉम्प्रिहेंशन। कह रहा है कि भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है। तो भावात्मक रूप से संबंधित उद्देश्य मुख्य जो भी होगा वो हमारा जो होगा वो अनुप्रयोग से, जैसे अनुप्रयोग करेंगे तो वो भावात्मक पूछा है तो भाव तभी आएगा जब हमें कॉम्प्रिहेंशन पता रहेगा और नॉलेज पता रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन भी पता रहेगा। तो हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन जो होगा ना वो वायलिंग होगा, वायलिंग सी राइट ऑप्शन सी। फिर इसका दूसरा देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षक की है। रियलिटी, प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिमिनेशन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण नहीं है पूछा हुआ है। नहीं है तो देखिए इसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होना चाहिए। लेकिन विविधीकरण हम लोग बच्चे के अकॉर्डिंग लेके देखते हैं, तो जैसे विविधीकरण करेंगे तो उसमें कोई भी विशेषता हमें पता नहीं चलेगा। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर नीचे लिखा कि एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट टीचिंग एड इज बुलेटिन बोर्ड, ओवर थिंक प्रोजेक्ट, चार्ट मॉडल। प्रक्षेपीय शिक्षा सामग्री का एक उदाहरण है बुलेटिन बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्ट, चार्ट मॉडल। इसमें कौन होगा प्रक्षेपी प्रशिक्षण सामग्री का एक उदाहरण कौन होगा। बुलेटिन बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्ट, चार्ट मॉडल। तो हमारा इसमें आंसर जो होगा वो होगा बुलेटिन, ऑप्शन नंबर ए बुलेटिन बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए बुलेटिन बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए बुलेटिन बोर्ड होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टीचिंग मेथड गिव इम्पोर्टेंस टू मेटल कंस्ट्रक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है। समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि और व्याख्यानुक्त प्रदर्शन विधि। तो इसमें अगर व्याख्या करेंगे तो ये हमारे समस्या महत्व तो देगी नहीं, ज़्यादा सोचेंगे। लेकिन जिसमें समस्या समाधान विधि रहेगा वो ज़्यादा क्या होगा, काफ़ी बच्चे के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत नहीं आता है। नहीं पूछा है, नॉट पूछा है, आता है पूछा। वैज्ञानिक नियम तो ये तो रहेंगे ही, वैज्ञानिक अभिवृत्ति ये तो रहेंगे ही, परिकल्पना बनाना ये तो रहेंगे, प्रयोग करना
इसमें पूछा है कि कौन सा आता है, तो इसमें सिंपल है कि जब तक विज्ञान एक्सपेरिमेशन नहीं करता है, एक्सपेरिमेंट नहीं करता है, तब तक वो विज्ञान कहलाता ही नहीं है, क्योंकि विज्ञान जो होता है हमेशा एक्सपेरिमेंट पे काम करता है। तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विज्ञान शिक्षा में विद्यार्थियों का अधिकतम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इसमें पूछ रहा है सूक्ष्म शिक्षा, दल शिक्षा, निदानात्मक शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षा। विज्ञान शिक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाई निदान के उपरांत किस शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो निदानात्मक तो करेंगे नहीं, यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षा करें, क्योंकि उसकी कठिनाई हमें पता चल चुका है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। 27 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नवचारी शिक्षा विधि में शिक्षक के उद्देश्य के सभी घटक समावेश होते हैं। दाल, सूक्ष्म, मस्तिष्क, उद्वेलन। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कह रहा है कि एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है कहलाती है। प्रशिक्षण, मूल्यांकन, निदान और प्रयोग। एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो बताइए बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक, तो इसके लिए हमको मूल्यांकन करना होगा। इसके लिए हम मूल्यांकन करेंगे, यहाँ निदान थोड़ी करेंगे, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, परिभाषित करना क्रिया सूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है। भावात्मक, मनोक्रियात्मक, संज्ञानात्मक और भावात्मक और मनोक्रियात्मक। परिभाषित करना कह रहा है तो शब्दात्मक तो होगा नहीं, संज्ञानात्मक होगा, मनोक्रियात्मक होगा, तो हमारा आंसर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि आउट ऑफ द फॉलोइंग फ्रेम लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू विद टीचिंग लर्निंग कंटेंट। टीचिंग प्रोग्राम, इंडस्ट्री फ्रेम, टीचिंग फ्रेम, प्रैक्टिस फ्रेम। रेखीय अपकृत निर्देशन के निम्नलिखित में से पद निश्चित पद के रूप में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है। परीक्षण पद, अभ्यास पद। रेखीय में देखेंगे शिक्षा पद, प्रस्तावना पद। तो जैसे ही अभ्यास पद, यहाँ आपका प्रैक्टिस जितना ही करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, तो प्रैक्टिस फ्रेम होगा। तो आई होप आपको ये क्लास नीचे ही समझ में आया होगा और ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपके अगर कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और मिलेंगे हम लोग फिर, और चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।